हेलो बच्चों कई बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सर कायदे से मुझे क्लियर कर दीजिए, इसके डेरिवेशन भी मुझे बता दीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में बनते नहीं हैं। तो मैं ये जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत ही कम समय में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सब कुछ, उसके कॉन्सेप्ट, उसके डेरिवेशन, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप भी रहेगा, कंपाउंड सिंपल, और टेलीस्कोप भी रहेगा, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी रहेगा। यानी पूरी बात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की आप मेरे साथ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी बातें समझनी होती हैं इसमें, और मैं सब बहुत आसान भाषा में बहुत जल्दी कराने वाला हूं। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करेंगे, और ये है रे ऑप्टिक्स का चैप्टर के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आता है। मैंने आपके लिए बेटा क्या किया है कि वन शॉट वगैरह बना दिए हैं, डिटेल्ड वन शॉट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशंस, 30 मिनट वन शॉट। यहां पर देखिए वीडियोस के सामने ये लिंक लगे हैं, अगर इन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाता है। तो इसका ऑल वीडियो लाइब्रेरी का मैंने नाम दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा रहा हूं। ये एग्जाम टाइम में ना जबरदस्त तरीके से आपको फायदा करेगा, तो एग्जाम टाइम के लिए इस्तेमाल कीजिए, समय बचेगा आपका। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर इसके पीडीएफ अपलोड कर दिए जाएंगे। आपके लिए जबरदस्त कोर्सेज भी हैं बेटा, जैसे श्योर शॉट है, क्योंकि अभी समय कम है, तो आप ये चाहते हैं कि आपको 30-35 क्वेश्चन मिल जाए पर चैप्टर, जो आप लगा के अपना काम बना लीजिए। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। श्योर शॉट 12th फिजिक्स, 12th श्योर शॉट 12th मैथ्स, इसी तरह केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी हैं। हर चैप्टर पे 30-35 क्वेश्चन है, उसमें एमसीक्यू वगैरह अलग से ऐड कर दिए हैं, केस स्टडी, सर्च रीजनिंग, जिससे कि आपकी शानदार प्रैक्टिस हो सके। फुली सॉर्ट है और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। साथ में मैंने इनको क्लब भी कर दिया है, क्योंकि ये अलग अलग है, जो बच्चा अलग लेना चाहता है, साथ में आपको इकोनॉमिकल पड़ जाए, तो इसलिए 12th पीसीएम, 12th पीसीबी 699 में ही आपको मिल जाएगा। फुली सॉर्ट है, एक बार अगर इसको अगर लगा लिया तो ये काफी है, फिर आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे ये चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप अरविंद एकेडमी ऐप को, ये अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाकर आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए बात को तुरंत शुरू कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बना रहे हैं। रही बात मैग्निफिकेशन की, तो लीनियर जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे वी अपॉन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंसेज के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इनका एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का तो रिश्ता है, जो नाता है, वो विजुअल एंगल से होता है। विजुअल एंगल क्या होता है भी बता रहे हैं आपको, तो विजुअल एंगल से इनका रिलेशनशिप होती है। इसलिए ये दो कॉन्सेप्ट, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये जो है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं बेटा। तो इन कॉन्सेप्ट को अलग अलग रख के चलेंगे, ये नहीं कि एक दूसरे में घुसा दिया तो कॉन्सेप्ट की तो भैया बाजा बच जाएगा। तो समझ गए, लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, अलग अलग बातें हैं। अब समझ लेते हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पर जितना एंगल बनाता है, उसे बोलते हैं विजुअल एंगल। ये एक आईबॉल दिखाई हुई है, डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बनता है, और ये रेटिना के ऊपर इसकी इमेज होती है। ये जो एंगल थीटा, यही एंगल थीटा होगा। कहने का ये मतलब है कि ये जो थीटा आपको दिख रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पर एंगल बना रहा है, उसे बोलेंगे विजुअल एंगल। अब देखिए, ये इस हाइट को अगर आप आगे ले आओ ना, यहां मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं जिसे कचर पचर ना मचे, आगे ले आओ तो ये विजुअल एंगल ज्यादा बनने लगेगा यहां पर आपको। यानी है, अगर ये मान लीजिए 1 मीटर की ही चीज, लेकिन अगर आप पास से देखने लगो तो विजुअल एंगल आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। तो कोई भी चीज हमारे पास अगर आती जाती है, तो विजुअल एंगल बड़ा होने से हमें वो बड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो कितनी बड़ी है इसके बारे में पक्की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये पेन ही है, पेन इतना दिख रहा है, मतलब दूर रखें और थोड़ा पास ले आएंगे तो ये बड़ा दिखने लगता है। ये इसका साइज थोड़ी बड़ा हो गया है। अगर ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का है, सो एग्जांपल्स के तौर पर, तो ये 15 ही सेंटीमीटर का है, लेकिन हमारी आंखों के पास आने पर ये बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि विजुअल एंगल हमारी आंखों पे बड़ा बन रहा है। अब अगली बात समझते हैं कि भाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप यहां लिखा है बेटा, ये सिंपल और कंपाउंड दोनों के लिए बात की जा रही है। तो माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है, जिसे आप एंगुलर मैग्निफिकेशन कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट लीनियर मैग्निफिकेशन से अलग है, मैं आपको बता चुका हूं। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की जो आप बात कर रहे हैं, उसको, जो कि एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा अपॉन अल्फा से। बीटा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। यानी जो फाइनल इमेज है, अगर यहां पर देखिए, कोई मान लीजिए
लेंस लगाया था, तो हमारी आंखों पे ये फाइनल इमेज है, देखिए इसने एंगल बनाया ये बीटा, तो ये बीटा ऊपर आ गया। और दूसरा होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। इस कैपिटल डी क्या है, नॉर्मल हाई के लिए लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस होती है जहां तक हम साफ तौर पे चीजों को देख सकते हैं, और वो सबसे पास है इसलिए उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बिना लेंस के जब आप 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो जितना एंगल बनाता है अल्फा, उसे अल्फा बोलते हैं। तो ये बीटा अपॉन अल्फा एक एक फॉर्मूला हो गया मैग्नीफाइंग पावर का, जो माइक्रोस्कोप्स के लिए काम करेगा, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। समझ गए विजुअल एंगल की कहानी। तो ऊपर बीटा क्या है, फाइनल इमेज जो हमारी आंखों पर विजुअल एंगल बना रहा है, और अल्फा क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है विथआउट लेंस नेकेड आई पर जब वो डी डिस्टेंस पे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है। चलिए बात को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अब सिंपल माइक्रोस्कोप पे आते हैं और इनकी चर्चा शुरू करते हैं। वो तो हमने जनरल बात की थी, अब देखिए यहां मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप निकालेंगे, क्योंकि ये जो बीटा अल्फा तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर है ही, लेकिन हर बार आपको बीटा और अल्फा कैलकुलेट करना, मेजर करना मुश्किल पड़ता है। विजुअल एंगल कहां तक हम नपाई चौड़ाई करेंगे, तो हम कुछ ऐसा फिगर्स में, ऐसे डी में, एफ में वैल्यू लाना चाहते हैं जो हम आसानी से नाप सकें। तो ठीक है, ये देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप की एक डायग्राम आपके सामने। ये देखिए ऑब्जेक्ट रखा है जो एफ और ओ के बीच रखा है। एफ ओ के बीच क्यों रखा है, जिससे हमें इसकी सीधी इमेज बने और मैग्नीफाइड बने। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है सिंपल बस। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको सीधी इमेज और बड़ी इमेज चाहिए तो आप क्या करेंगे, एफ और ओ के बीच में ये एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। आप जानते हैं पैरेलल रे चली गई एफ से, दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी, पीछे इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है ए डैश बी डैश, जो कि इमेज बड़ा बन रहा है आपका ए बी से, और इसका हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस फॉर्मूले का सहारा लेके हम लोग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप निकालेंगे। तो चलिए बात को एक कदम और देखते हैं। हमें चाहिए, देखिए बीटा अल्फा चाहिए था, तो बीटा है विजुअल एंगल जो फाइनल इमेज बना रही है। देखिए आपके सामने मैंने ये लिख दिया है। अब ये 10 बीटा बराबर एच नॉट अपॉन यूई लिख सकते हो। 10 बीटा क्या है, ये देखिए 10 बीटा होता परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका, ये देखिए दोनों एंगल सेम है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इसको हाइट को एचओ भी लिख सकते हो आप, और इसको यूई भी लिख सकते हो। ये एंगल इसकी, चाहे आप ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ लिखो, चाहे ए बी और अपॉन बी ओ लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि बीटा तो दोनों केस में सेम आ रहा है। तो 10 बीटा की वैल्यू होती है एच ओ, ये देखिए एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रही यूई। यूई का मतलब क्या है, ये आईपीस बोल रहे हैं, इसको आई बोल लो, आईपीस के पास वाला, तो यूई डिस्टेंस, तो एच ओ अपॉन यूई, ये हो गया हमारा 10 बीटा। अब क्योंकि यहां पर बीटा एंगल काफी छोटा होगा, इसलिए 10 बीटा की वैल्यू बीटा के बराबर होती है, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये 10 बीटा को बीटा लिख दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूई मिल गया। ये क्या मिला है, बीटा। अभी अल्फा चाहिए। अब अल्फा के लिए देखिए दूसरी कहानी बहुत ही सिंपल। ऑब्जेक्ट को आपने अपनी आंखों से डी डिस्टेंस पे रख दिया है और एंगल बना रहा है ये अल्फा। तो यहां पर 10 अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और बेस डी हो गया। अब इनका बीटा का और अल्फा का रेशियो ले लो, क्योंकि यही तो होता है ना बीटा अपॉन अल्फा। बस देखिए रेशियो ले लिया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि बीटा अपॉन अल्फा होगा। ये पहली बात आ गई एचओ अपॉन यूई, और नीचे आ गया एचओ अपॉन डी। यहां से दोनों को काट दिया, एचओ वैल्यू मिल गई डी अपॉन यूई। तो ये जो फॉर्मूला डी अपॉन यूई है बेटा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए है, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की कोई भी कंडीशन हो, फाइनल इमेज डी पर बने या फाइनल इमेज इंफिनिटी बने, दोनों पे काम करेगा। तो अब हम अगली बात करेंगे कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमने मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन, या उसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, ये फॉर्मूला डी अपॉन यूई बेहतरीन ढंग से हमने निकाल लिया है। अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर दो केसेस बनते हैं। एक तो क्या होता है कि फाइनल इमेज डी पर बन जाए, कैपिटल डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, LDDV लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट विजन।
जहां तक आप चीजों को साफ देख सकते हैं और बड़ा देख सकते हैं, है ना। पास लाते जाएंगे 25 सेंटीमीटर पे बड़ा और साफ दिखेगा, उससे पास लाएंगे तो ब्लर दिखेगा। यहां पर आपको मिलता है मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि भाई जैसे जैसे चीजों को पास लाओगे विजुअल एंगल बड़ा होगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक ही आप ला सकते हो। उससे ज्यादा अगर पास ले आए तो आपको दिखेगा ही नहीं साफ, तो बात ही खत्म हो गई। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाता है डीपर स्ट्रेन्ड आई के लिए, क्योंकि जब 25 सेंटीमीटर पे चीजें रहती हैं तो आंखों पर जोर पड़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। दूसरा हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं जब फाइनल इमेज बन रही हो इंफिनिटी पर, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये भाषाएं हैं, लिखी रहती हैं। यहां मिलता है मिनिमम मैग्निफिकेशन। भाई इसको आप इंफिनिटी पे इमेज बना दीजिए तो आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैग्निफिकेशन सबसे कम मिलेगा। तो ये हमारे लिए काम का क्या, काम का इसलिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक अगर आपको देखना है तो आंखों पर जोर कम से कम पड़ना चाहिए, इसीलिए ये मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात यहां की जाती है रिलैक्स्ड आई के लिए या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। चलिए अब इसके दोनों केसेस देख लेते हैं। पहला केस क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यानी फाइनल इमेज बन रही है डी के ऊपर, कैपिटल डी के ऊपर, और हम ये फॉर्मूला निकाल चुके थे माइक्रोस्कोप के लिए, डी अपॉन यूई। यहां पे लिखा है देखिए मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए d अपॉन यूई, इसको मैंने तोड़ के d इंटू 1 अपॉन यूई लिख दिया है, क्योंकि अभी हम लोग इस यूई की जो वैल्यू है ना वो निकालने वाले हैं। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है और फाइनल इमेज जो बन रही है ए डैश बी डैश वो यहां से कितनी दूरी होल्ड कर रही है, कैपिटल डी। वही बात मैंने यहां पे लिख दी है, देखिए यू इज इक्वल टू माइनस यूई हो गया। भाई ये कितनी दूर रखा है, यूई के बराबर, साइंस के साथ माइनस हुई। वी की बात करें तो ये जो इमेज बन रही है वो कितनी दूर यहां से है बेटा, डी डिस्टेंस दूर, माइनस डी हो गया। 1 अपॉन लेंस फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी विद साइन, ये देखिए 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यूई। इसको सॉल्व किया तो देखिए 1 अपॉन यूई की वैल्यू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी आ गई। अब ये 1 अपॉन यूई की वैल्यू ना, यही वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग, इसी वैल्यू को कहां रख देंगे, यहां 1 अपॉन यूयू में, और ये देखिए मैंने यहां पर रख दी जैसे कि आप चीजें पकड़ पाए। तो ये d लिखा और 1 अपॉन यूयू की वैल्यू यहां से हमने निकाली और यहां पुट कर दी, 1 अपॉन यूयू की जगह 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, और अब क्या किया, d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो d अपॉन एफ प्लस डी अपॉन डी, यानी वैल्यू बन गई, e आ गया 1, तो 1 प्लस डी बाई एफ। और ये देखिए इसका आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन या सिंपल भाषा में मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, जब आपकी फाइनल इमेज कहां बन रही है बेटा, डी पर, जहां पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको मिल रहा है। तो इसको याद कर लेंगे, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, इसी तरह से इसका डेरिवेशन कर देंगे। अब दूसरे केस की इसकी बात करते हैं, जब फाइनल इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं दूसरा केस कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी रिलैक्स्ड आई फाइनल इमेज कहां बनना है, इंफिनिटी पर। अब ये तो फॉर्मूला हमने निकाला ही था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, m इक्वल टू डी अपॉन यूई, इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो फिगर है ये इंफिनिटी पर है, ये मैंने लिख भी दिया जैसे कंफ्यूज ना करें। डायग्राम इस केस का नहीं है, रेफरेंस के लिए है। रेफरेंस कैसे, अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, दिखाएंगे। तो u इज इक्वल टू माइनस यूई, इस ऑब्जेक्ट के लिए हो गया u इज इक्वल टू माइनस यूई। v कितना है भाई, ये जो इमेज है ये कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पर, तो v की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर लेंस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस यूई, तो यहां पर f बराबर यूई निकल आया। f यानी फोकल लेंथ, ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर इसको फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो उसके फोकल लेंथ पे आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, वही बात यहां निकली है। अब यहां यूई की जगह एफ ही रख दो, ये देखिए रख दिया। ये फॉर्मूला था डी अपॉन यूई सिंपल माइक्रोस्कोप का, और डी यूई की जगह ये एफ पुट कर दिया। अब देखिए ये नापना आसान है, डी हमको पता ही होता है, फोकल लेंथ हमारे लेंस की पता होगी, मैग्नीफाइंग पावर आप खट से निकाल लेंगे। तो आप काफी, ये मतलब डी अपॉन यूई से भी सरल बात आ गई कि आपको कुछ नापना ही नहीं पड़ रहा, फोकल लेंथ पता हो, डी पहले से पता हो। तो ये केस किसका है, जब आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज है वो कैपिटल डी इंफिनिटी पे बन रही हो, रिलैक्स्ड आई के लिए। तो ये कहानी m इक्वल टू डी बाई एफ से हो जाएगा। अब मैं जो एक तरह से इन जो बातें अभी पढ़ी हैं उसको एक स्लाइड में लिख दिया है, जैसे दिमाग पकड़ ले, क्योंकि काफी इसमें केसेस बन रहे हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हो गई, मैग्नीफाइंग पावर दो केसेस में हो गई। पहली केस की बात करें तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में जब फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बन रहा है तो ये आ गई 1 प्लस डी अपॉन एफ।
स्ट्रेन्ड आई के लिए यानी डी पर, और नॉर्मल एडजस्टमेंट या जिसे बोलते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन या रिलैक्स्ड आई के लिए कहां पर फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर, उसके लिए एम क्या आ जाएगा, डी बाई एफ। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की पूरी कहानी है। इसी तरीके से अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे, उसमें भी दो केसेस बन जाएंगे बेटा, डी पर और इंफिनिटी पर, और टेलीस्कोप में भी बनेंगे। तो चलिए बात को शुरू आगे कर लेते हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। आप जैसा जानते हैं बेटा कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो चीजों को कितना मैग्नीफाई कर पाता है, एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादा 9 टाइम्स, वैसे तो 4 ही 5 बार कर पाता है, लेकिन मैग्निफिकेशन मैक्सिमम जो अचीव कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि 9 या 9 से छोटा। अगर आपको चीजें उससे बड़ी देखनी है, जो कि बड़ी देखनी पड़ती है कई बार, तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप से काम नहीं होता, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना पड़ता है। एक अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन 1000 गुना दे सकता है आपको, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें 2 लेंस यूज होने शुरू हो जाते हैं जिससे मैग्निफिकेशन ज्यादा मिल सके। तो देखिए, इट कैन प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 टाइम्स गुना बड़ा बना देता है। इसमें 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आई पीस। ये देखिए ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। आई पीस जो हमारा आंखों की तरफ रखा है। तो बस सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आई पीस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ है और आई पीस आई की तरफ है। यहां हमको अगर इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर प्रदान करनी है तो एफओ और एफई दोनों की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। एम अभी निकालेंगे मैग्निफिकेशन तो वहां दिखाई पड़ जाएगा आपको, एफओ एफई दोनों छोटी होनी चाहिए तो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा। दूसरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होता है यानी आंख के पास वाला लेंस, इसका फोकल लेंथ एफओ से हम बड़ा रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से, जिससे हमें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिले, ज्यादा हम उसको चारों तरफ देख पाए। तो ये मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ लेते हैं, तो जब पढ़ ही रहे हैं तो 5 मिनट और सही चीजें क्लियर कर लें। चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं और इसका हम लोग निकालेंगे मैग्निफिकेशन। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए बीटा अपॉन अल्फा मैग्नीफाइंग पावर होगी, लेकिन बीटा अल्फा को कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए ऐसे टर्म्स में वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं जिसको कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहां पर देखिए 2 लेंसेज रखे हैं, ये हो गया आपका स्मॉल एफ और स्मॉल अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस। कंपाउंड में आई पीस है लार्ज एफ और लार्ज अपर्चर का, जो मैं समझा चुका हूं होना चाहिए। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है यूओ पर, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है तो यूओ हो गया। इसने इमेज बनाई फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आई पीस की। अगर नहीं बनाएगा तो इसकी सीधी इमेज नहीं बनेगी और हमें फिर इसकी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनेगी और हमको बड़ा दिखेगा नहीं। इसलिए हम ऐसा सेटिंग करते हैं कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर जो आई पीस का उसके बीच में बन जाए। और ये देखिए यहां पर इसने इमेज बनाया ये, और इस इमेज को इसने, आप जानते ही हैं, एक पैरेलल ले निकालो, इधर से निकल गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पीछे खींचा, ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। ये फाइनल इमेज है। तो ये जो फाइनल इमेज है कितनी दूर है, वी दूर है। चलिए अब बात को समझ लेते हैं कि, और ये जो आईपीस होता है ना यहां पर, ये ऐसा ही काम कर रहा होता है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस करता है। तो इसका मैग्निफिकेशन आप एमई को डी अपॉन यूई से पकड़ सकते हैं, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में काम कर रहा था। नहीं, ये लेंस कैसा काम करेगा आईपीस, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में काम किया जा रहा था। चलिए आगे की बात समझते हैं। हमें यहाँ बीटा अपॉन अल्फा चाहिए, तो यहाँ अल्फा निकाला। अल्फा की तो कहानी वही थी कि हमारा ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो ये एचओ अपॉन डी आ गया। 10 अल्फा जो है अल्फा के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी। अब हमें बीटा चाहिए होगा बेटा। अब बीटा के लिए ये देखिए कैलकुलेशन, यहां पर देखिए ये बीटा है, क्योंकि ये जो इमेज है ये मैग्निफिकेशन तो ऐसे ही बना रही है, तो इससे बीटा निकालो इस ट्रायंगल से, या बेटा इस ट्रायंगल से निकालो। तो इस ट्रायंगल से निकालना आसान पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल पकड़ रहे हैं जहां पर हम बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश अपॉन यूई बेस, ये जो यूई लिखा है, तो ए डैश बी डैश अपॉन यूई लिख दिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। या ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, इसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, वी अपॉन यू। तो ये यूओ है और ये वीओ है, देखो इसी को लिख दिया वीओ अपॉन यूओ। विद साइन मेंशन कर रहे हैं तो विद साइन हमने लिख दिया वीओ अपॉन माइनस यू। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज ये है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका भी साइन लगा दो।
साइन नहीं भी लगाओगे तो फाइनल आंसर में m अगर आ रहा है, प्लस माइनस छोड़ भी दो तो मैग्निफिकेशन दे देगा। प्लस माइनस इतना बताता है कि आपका फाइनल इमेज सीधा बना है कि उल्टा, तो साइन के लिए परेशान मत होना, m चाहिए कितना मैग्निफिकेशन है। तो यहां हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, a डैश b डैश, उल्टी है माइनस के साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस सीधी है प्लस के साथ। अब इस रिलेशनशिप को हमने यहां से a डैश b डैश निकाल लिया, ये देखिए a डैश b डैश, और इसी से हमारा वैल्यू आ गई vo अपॉन यूओ इंटू ए बी। अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिखा 10 बीटा की वैल्यू बीटा के बराबर थी, ये जो लिखा था, और यहां a डैश b डैश की वैल्यू यहां से हमने डाल दी vo अपॉन यूओ इंटू ए बी। देखिए यहां से मैंने एरो भी लगाया है, और ये वैल्यू देखिए बन गई vo अपॉन यूओ इंटू ए बी अपॉन यूई, और ए बी क्या था यहां पर, ए बी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये 10 बीटा या बीटा के बराबर आ गया। अब मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो देखिए m कितना हो गया, बीटा अपॉन अल्फा, यानी ये बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो vo अपॉन यूओ इंटू एच अपॉन यूई, और ये अल्फा की वैल्यू थी, तो ये पुट कर दी आपने यहां पर वैल्यू। इसमें देखिए एचओ कट गया, वैल्यू आ गई vo अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन यूई। अब ध्यान से देखिए तो vo अपॉन यूओ क्या है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो इसको mo लिख देते हैं। और d अपॉन यूई क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आई पीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, तो उसका मैग्निफिकेशन है d अपॉन यूई, तो इस d अपॉन यूई को me लिख दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन MO इंटू ME, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए चालू हो जाएगा। और इसमें हम अब दो केसेस बना के स्टडी करेंगे कि फाइनल इमेज D पे बन रही है तो क्या मैग्निफिकेशन है, और अगर इंफिनिटी पे बन रही तो क्या मैग्निफिकेशन है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को MO इंटू ME के बराबर याद रखा जाए तो बेहतर होगा। आगे की बात करते हैं केस 1, जब हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन है यानी फाइनल इमेज कहां बन रही है, डी पर। ये देखिए इमेज बन गई, सपोज करिए बी डबल डैश और ओ से दूरी कितनी है, दिस इज कैपिटल डी, ये जो वी है ये कैपिटल डी हो जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। फॉर्मूला में पता ही था एमओ इंटू एमई होता है इन जनरल कंपाउंड के लिए, दोनों केसेस के लिए। अब देखिए यहां पर हम लगा रहे हैं आई पीस के लिए, आई पीस ये है यू बराबर माइनस यूई, वी हो गया यहां पर माइनस डी, वी डी है ना विद साइन माइनस डी, और फोकल लेंथ तो प्लस एफ ही है। अब इसको लेंस फॉर्मूले में लगा दिया 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और विद साइन वैल्यू पुट कर दी। यहां पे देखिए आराम से माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर 1 अपॉन यू ई यहां से निकाल लिया, तो 1 अपॉन यू ई क्या हो गया, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन एट डी, ये 1 अपॉन यू ही निकल आया है। अब देखिए क्या किया है, मैग्नीफाइंग पावर हम जानते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होती है एमओ इंटू एमई, एमओ का मतलब था वीओ इंटू यूओ, अभी देखा था, इंटू डी अपॉन यूई, ये एमई का मतलब था। अब वीओ अपॉन यूओ जो लिखा था उसको लिखे रहने दिया, डी को बाहर करके 1 अपॉन यूई की वैल्यू यहां से पुट कर दी, ये जो 1 अपॉन यूई है इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दी, तो वीओ अपॉन यूओ इंटू डी इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब यहां पर इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d अपॉन एफ ई और d अपॉन डी विच इज 1, और ये जो मैग्निफिकेशन है बेटा, ये मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आ गया जब फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीज डिस्टिंक्ट फॉर डिस्टिंक्ट विजन LDDV पर, यानी कैपिटल D पर। ठीक है, तो ये कहानी इस केस की यहां पर क्लोज हो जाती है। अब यहां पे विद साइन की बात करें, जैसे बुक्स में दिया रहता है उसलिए कि ऑब्जेक्ट जो AB होता है, ये जो AB ऑब्जेक्ट है ये फोकल लेंथ के पास रखते हैं हम लोग, तो फोकल लेंथ के पास रखते हैं तो UO की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली FO के बराबर हो जाएगी। और दूसरा आईपीस ये जो बनाता है इमेज, ये बनाता है क्लोज टू आई लेंस, ये जो इमेज बन रही है A डैश B डैश, ये कहां बनेगी, क्लोज टू आई लेंस, तो इसको इस VO को हम लोग लगभग L, इन दोनों बी के बीच का जो सेपरेशन है लेंस का, लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब लेंथ, उस L के बराबर ले लेते हैं। देखिए अब यहां M की वैल्यू हो गई VO अपॉन UO, और ये L अपॉन माइनस FO, तो VO अपॉन UO को माइनस L अपॉन FO से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। आपकी कई बुक्स में, आप रेफरेंस बुक में भी देखेंगे तो ये लिखा दिखेगा, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है इस न्यूमेरिकल, इस
का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो एल की वैल्यू मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ यूई, मतलब दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू जोड़िएगा, विथ साइन नहीं जोड़ना है। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये एल का इस्तेमाल ऐसे यहां पर कर लेंगे। तो ये मैग्निफिकेशन कहां पर है, जब कैपिटल डी पर आपका बन रहा है। आगे की बात कर लेते हैं अगला, जब फाइनल इमेज बन रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो फॉर्मूला तो एमओ इंटू एम ही है। ये डायग्राम मैंने रेफरेंस के लिए रखा है, इसमें ये जो इमेज है ये इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, मैं फॉर्मूले में लिखूंगा। ये देखिए आई पीस के लिए लगाया u बराबर माइनस यू, ये आई पीस है, u बराबर माइनस यू। v कहां बना, ये इमेज कहां बनेगी जाके इंफिनिटी पर, तो v इज इक्वल टू इंफिनिटी हो गया, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू प्लस एफ ई। यहां पे लेंस में फॉर्मूला लगा दिया और उसमें विथ साइन ये वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहां पर ये है ना 1/v की जगह इंफिनिटी, u की जगह माइनस यू ई, f की जगह प्लस एफ ई, और यहां पर एफ ई बराबर यू ई आ गया। वैसे भी हमें क्लियर था कि इसको अगर इमेज बनानी इंफिनिटी पर तो इसके फोकल लेंथ पर ये रहना चाहिए इमेज, जो इसके वर्चुअल इसकी रियल इमेज आ रही है, इसके लिए जो इमेज का ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकल लेंथ पे, तभी तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो एफ ई बराबर यू ही। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए बाई डेफिनेशन होता है एम इक्वल टू एमओ इंटू एम ई, वीओ अपॉन यूओ, एम ई था डी अपॉन यू ई, तो वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ ई। अब ये वीओ अपॉन यूओ, ये फॉर्मूला देखिए बन गया, ये यूई की जगह आपने एफ ई पुट कर दिया है। दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब आपका फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पर बेटा, ठीक है। अब यहां पर पीछे हमने निकाला था, ये पीछे वाली स्लाइड में देखा था ना कि वीओ अपॉन यूओ की वैल्यू माइनस एल अपॉन एफओ के बराबर थी, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो ये रिलैक्स्ड आई के लिए इमेज क्या हो गई, इंफिनिटी पे बनना, काम खत्म हो गया ये पूरा। अब इसकी यहां पर लेंथ की बात कर लें, एल क्या है, तो एल हो जाएगी यहां पे वीओ प्लस एफ ई। भाई ये हो गया यहां से यहां तक वीओ और ये हो गया यूई, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू जोड़नी है, गिनती विथ साइन नहीं, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया। अब इसको मैंने एक स्लाइड में आपके लिए समराइज कर दिया, जिसे आप भूले ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या हुआ, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज एट डी पर, तो मैग्निफिकेशन वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, या इसकी जो वैल्यू चेंज की थी माइनस एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, वीओ प्लस यूई को जोड़ लीजिए, बात खत्म हो गई। मिनिमम मैग्निफिकेशन या नॉर्मल एडजस्टमेंट के समय फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो एम की वैल्यू है वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई, और वीओ अपॉन यूओ को माइनस एल अपॉन एफ ओ लिखा है इंटू डी अपॉन एफ ई। बस कहानी खत्म हो गई। ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यहां तक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी खत्म हो जाता है। अब शुरू कर देते हैं अगली कहानी टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप में कुछ बातें देखिए, ये टेलीस्कोप क्या करता है, हमें दूर की चीजें देखने में मदद करता है। माइक्रोस्कोप क्या करते थे, पास की चीजों को बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये दूर की चीजों को आपके नजदीक लाके बड़ा करके दिखाता है, बड़ा नहीं करता, नजदीक लाता है, जिस विजुअल एंगल बड़ा बनता है उससे आपकी बड़ी दिखती है। टेलीस्कोप दो तरह के, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप में दो तरह के टेलीस्कोप आते हैं, कि एस्ट्रोनॉमिकल जो सूरज चांद सितारे देखने के काम आते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पे ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी माउंटेन को देख रहे हैं, या कोई दुश्मन, एक विदेशी दुश्मन हम पे हमला कर रहा है, उसकी आर्मी को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जमीन से जमीन पर ही देखना तो टेरेस्ट्रियल हो गया, और सूरज चांद सितारे देखना है तो एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दो आपके कोर्स में, न्यूटोनियन एंड कैसिग्रेन, इसका भी आपका डायग्राम पूछा जाता है, वो भी मैं यहां पर दिखा दूंगा, जैसे कुछ भी रह ना जाए आपके लिए। अब ये टेलीस्कोप की जो बात थी, टेलीस्कोप करता क्या है, चीजों को बड़ा, भाई सूरज को देख रहे हो तो सूरज का इतना साइज ऑलरेडी बड़ा है कि आपके सामने उससे बड़ा करके थोड़ा ही दिखाएगा, सूरज को पास ले आता है, तो जब वो पास ले आता है तो विजुअल एंगल बढ़ जाता है, इससे चीजें बड़ी दिखाई पड़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, जो टेलीस्कोप होता है वो चीजों को बड़ा नहीं करता, विजुअल एंगल बढ़ाता है। जैसे ये छोटी यहां चीज रखी है, इसको आप अपने पास ले आओगे तो बड़ा विजुअल एंगल बनाने लगेगा टेलीस्कोप में, तो विजुअल पास लाकर विजुअल एंगल बढ़ा कर देता है, जिससे आपको चीजें बड़ी रहती है। वरना सूरज तो ऑलरेडी इतना बड़ा, उसको क्या बड़ा करेगा उससे ज्यादा। ठीक, आगे की बात समझते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जैसे डिफाइन की थी, यहां भी वैल्यू होती है बीटा अपॉन अल्फा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। बीटा तो वही है, फाइनल इमेज ने हमारे आंखों पर कितना विजुअल एंगल बनाया, लेकिन अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ने हमारे आंखों पे कितना बनाया, डी पर नहीं, क्योंकि सूरज को डी थोड़ी ला सकते हो, हिलेगा थोड़ी अपनी जगह से, भाई वो तो ऑब्जेक्ट फिक्स है ना सूरज, उसको डी पर कैसे लाओगे, तो वो बात ही खत्म हो जाती है। विजुअल एंगल जो बन रहा है बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अवर आई, नेकेड लेंस, नेकेड आई पर।
आंखों से देखो तो सूरज जो एंगल बनाएगा वो अल्फा, लेंस लगा के टेलीस्कोप से देखोगे तो फाइनल इमेज जो बनाएगा वो बीटा। तो ये बीटा अपॉन अल्फा इसकी मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है। अब इस मैग्नीफाइंग पावर के लिए कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जानकारी, ये हेवनली बॉडीज देखने के काम आता है। दूसरा, दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड इसी इसमें जैसे कंपाउंड में था आईपीस, और यहां एफओ की वैल्यू एफई से बड़ी होती है फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन। जो ऑब्जेक्ट यहां देखिए मैंने लिखा है, इसे याद कर लें आप, टेलीस्कोप में एफओ बड़ा रहता है, कंपाउंड में एफओ छोटा रहता है एफई से। तो ये एफओ बड़ा होगा एफई से लार्जर मैग्निफिकेशन के लिए। अपर्चर एफओ का बड़ा रखते हैं, यानी साइज समझ लीजिए उसका बड़ा रखते हैं, जिससे वो ज्यादा लाइट गैदर कर सके और फाइनल इमेज ब्राइट मिले। और अपर्चर फोक आई पीस वाले का छोटा रखते हैं, जिससे जो लाइट गैदर की वो पूरी आंखों में जा सके, वरना दाएं बाएं से निकल जाएगी, आंखों में पहुंचेगी नहीं, तो लाइट कम है या ज्यादा उससे मतलब ही क्या है। अब अगली बात शुरू करते हैं बेटा, कैलकुलेशन बीटा बाई, क्योंकि अगेन बीटा बाई अल्फा को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको ऐसे वैल्यूज में लेके आएंगे जहां मैग्नीफाइंग पावर आसानी से निकाली जा सके। ये डायग्राम है, देखिए ये इंफिनिटी पर, यानी सूरज चांद सितारे कहां हैं, बहुत दूर इंफिनिटी पर। ये ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है ये लार्ज एफ का और लार्ज अपर्चर का होता है। इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ी, जैसे मैंने बताया है। आई पीस छोटी एफ का होता है, छोटे अपर्चर का होता है। तो इन्फिनिटी से जो इमेज बनेगी वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगी। भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी पे चीजें हो तो फोकस पे बन जाती हैं। और ये हम इसका फोकस आईपीस का ऐसा सेट कर देते हैं कि इसके बीच में आ जाए जो इमेज बन रही है, जिससे इसी का हम इनलार्ज विजन, इनलार्ज इमेज या विजुअल एंगल बड़ा करके हमारी आंखों पर बन सके। तो ये कहानी यहां बन जाती है। अब देखिए यहां पर अल्फा बीटा निकालना है, तो 10 अल्फा ले लो पहले। तो 10 अल्फा देखिए ये है जो हमारा इस लेंस, क्योंकि लेंस ट्यूब कितनी बड़ी होगी इसके हिसाब से बहुत कम, तो जो लेंस पर एंगल बन रहा है या टेलीस्कोप पे जो विजुअल एंगल बन रहा है वही विजुअल एंगल हमारी नेकेड आई पे बन रहा होगा। क्योंकि टेलीस्कोप तो होगा 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर, बहुत बड़ा, लेकिन सूरज चांद सितारे तो बहुत दूर है। तो हमारे टेलीस्कोप पे बनने वाला एंगल है अल्फा, यही एंगल हम पकड़ लेते हैं हमारी आंखों पे बन रहा होगा। अब यहां पर देखिए ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 10 अल्फा लगभग अल्फा के बराबर, क्योंकि अल्फा काफी छोटा है। ए डैश बी डैश, ये जो है लिखा हुआ है, ये देखिए ए डैश और ये बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये फोकल लेंथ है, तो ये ए डैश बी डैश अपॉन एफओ लिख दिया। ये हमारा अल्फा निकल आया हमारा। अब बीटा, बीटा कौन सा होता है, जो फाइनल इमेज हमारी आंखों पे एंगल बना रही है, ये बीटा है। इसके लिए भी यही ट्रायंगल यूज कर लेंगे हम लोग। तो ए डैश बी डैश अपॉन यूई, ये देखिए, तो ये अल्फा बीटा हमको मिल गया। अब मैग्निफिकेशन के लिए बीटा अपॉन अल्फा कर दीजिए, बीटा अपॉन अल्फा कर दिया, ए डैश बी डैश अपॉन यूई ये वैल्यू, और ए डैश बी डैश अपॉन एफओ, ये एफओ अपॉन यूई हो गया बेटा। अब इसी को एफओ अपॉन विथ साइन बात करें तो माइनस एफओ अपॉन यूई हो जाएगा। ये जो मैग्निफिकेशन है ये टेलीस्कोप के लिए वैलिड है। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, चाहे इमेज डी पर बने चाहे इमेज इंफिनिटी पे बने, मेन फार्मूला ये है, इससे हम डिजाइन कर लेते हैं और सरल पैरामीटर्स जिससे आसानी पड़े। तो ये आप इसको मैग्निफिकेशन को याद करके रखिए, और मैंने समराइज करके दिखाया भी है। चलते हैं हम लोग इसके दो केसेस बनाते हैं। पहला केस आता है रिफ्रैक्टिंग का, जब केस 1 फाइनल इमेज डी पर बन रही हो। डी मतलब वही एलडीडीवी 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो ये जो फाइनल इमेज बनेगी, ये आपकी जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी हो जाएगी। चलिए लगा देते हो, ये मैग्निफिकेशन पीछे से निकाला था माइनस एफ अपॉन यूई, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। v की वैल्यू हो गई माइनस डी। इसके लिए देखिए आई पीस के लिए ये v कितना है बेटा, माइनस डी, और u कितना है, माइनस यूई, ये देखिए माइनस यूई, और f तो प्लस एफ ही है। अब इस लेंस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन प्लस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यूई। 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी आ गया। अब यहां से देखिए डेफिनेशन में हमारा ये देखिए माइनस साइन आप चाहें तो लगा दें, वरना माइनस प्लस के चक्कर में ज्यादा ना पड़िएगा। एफ ओ अपॉन यूई या माइनस लगा दें तो लगा दें, आ जाएगा रिजल्ट। एफ ओ और 1 अपॉन यूई की वैल्यू यहां से, ये देखिए 1 अपॉन यूई आपने यहां पुट कर दी, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, और ये वैल्यू अब देखिए एफ ई कॉमन ले लिया अंदर से, तो एफ अपॉन एफ ई यहां कॉमन लिया था तो ये 1 बचा, और ये एफ ई न्यूमरेटर में चला गया। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, जब फाइनल इमेज कहां बन रही है, कैपिटल डी पर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। और इसी में विद साइन अगर ये माइनस पुट किए होते तो माइनस एफ अपॉन एफ ई आ जाता। तो इसको भी याद कर लीजिए, अभी मैं समरी भी कर दूंगा। तो ये कहानी क्या है,
एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जब इमेज बन रही है, फाइनल इमेज कैपिटल डी के ऊपर। अब अगली बात कर लेते हैं केस नंबर 2 बेटा। ये केस कौन सा है? मिनिमम मैग्निफिकेशन का या फाइनल इमेज कहां बन रही हो बेटा? रिलैक्स्ड आई यानी इंफिनिटी पे बन रही है। फाइनल इमेज इंफिनिटी, यहां लिखना मैं भूल गया हूं, फाइनल इमेज कहां है? इंफिनिटी पर। रिलैक्स्ड आई के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट। डायग्राम हमारे रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये जो हमारा इमेज है ये कहां बन जाएगा? इंफिनिटी पर इस केस के अंदर, और m की वैल्यू -f/(e) थी। अब छोटा सा फॉर्मूला लगा देते हैं। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रही है तो फॉर्मूला लगाओ, चाहे समझो इसको, अगर ये इमेज इंफिनिटी बनानी है तो ये इमेज इसकी फोकल लेंथ पे होनी चाहिए, तभी तो इंफिनिटी बनेगी। फॉर्मूला चाहो तो लगा के निकाल लो, तो FE बराबर UE आ गया। भाई ये जो डिस्टेंस है ये इसकी फोकल लेंथ, यानी ये पॉइंट इसके फोकस पे होगा तभी तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो इसका ये UE कितना हो गया? FE के बराबर। चाहो तो फॉर्मूला लगा के मैंने लिख दिया, आप लगा सकते हैं। F की वैल्यू होती है FO/UE, साइन लगाना हो साइन लगा लो। ये FO हो गया, UE की जगह FE डाल दिया। विथ साइन अगर लगाया होते तो FO/FE मिलता जब फाइनल इमेज बन रहा है इंफिनिटी के ऊपर। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कहां मिलेगा बेटा? जब इंफिनिटी पर हो, -FO/FE। फर्स्ट क्लास कहानी। अब चीजें आप भूल ना जाएं, इसलिए मैंने क्या किया, एक स्लाइड में इसको समरी टाइप दे दिया कि टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब है? जब फाइनल इमेज डी पर है, और इसका फॉर्मूला है -FO/FE 1 + FE/d, और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगी यहां? FO + UE। दोनों के बीच का डिस्टेंस, सिंपल सी बात, न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ दो। नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई जब फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी पर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन है -FO/FE। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है? FO + FE, न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ दो। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कहानी हो गई। कितने प्रेम से, कितनी जल्दी आपका काम हो जा रहा है, वो भी एकदम टिपिकल कॉन्सेप्ट को मैं एकदम सरल करके बता रहा हूं। अब देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी आपके पास है। ये 2 टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इनके फिगर आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए न्यूटोनियन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव मिरर लेते हैं यहां पर, कॉनकेव मिरर, ये बड़ा सा होता है। ये इंफिनिटी, सूरज चांद सितारों से ये लाइट वेव आ रही है, पैरेलल टकराई, और जब ये फोकस होने वाली होती हैं उससे पहले एक प्लेन मिरर लगा देते हैं 45 डिग्री पर। ये प्लेन मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, आईपीस से इसको हम फोकस कर लेते हैं और आराम से देख लेते हैं। तो ये न्यूटोनियन है। कैसिग्रेन में क्या करते हैं, यहां पर पैराबोलॉइडल ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करते हैं, और यहां पर बीच में छेद रखते हैं। तो जैसे ही पैरेलल लेंस पड़ी और इस फोकस होने से पहले हम लोग एक सेकेंडरी मिरर लगा देते हैं कॉन्वेक्स शेप का। ये इसको रिफ्लेक्ट करता है, इस छेद से निकलती है, आई पीस से इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, यानी फोकस कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आपसे पूछे जाते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको पकड़ के रखिए। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं इसके फायदे रिफ्रैक्टिंग के ऊपर क्या है, वो भी ढचेड़ देते हैं हम लोग। एक तो ब्राइट इमेज बनती है। ब्राइट इमेज रिफ्लेक्टिंग में फायदा ये होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बड़ा बना सकते हैं। लेंसेज को बड़ा बनाने जाएंगे तो काफी फ्रेजाइल, काफी नाजुक हो जाता है वो। भाई किसी भी चीज को बड़ा बना रहे हैं। दूसरा क्या है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होती है, जबकि रिफ्लेक्शन में अंदर घुसती ही नहीं, रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसलिए हमको ब्राइट इमेज मिलती है इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हाई रिजॉल्विंग पावर होती है, क्योंकि बड़ा बड़ा बना लेते हैं ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, लेंस बड़ी बनाने में बड़ी दिक्कत है, खर्चीला भी है और नाजुक भी होता है। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब 2 तारे पास पास हैं तो आप जब देखें तो वो अलग अलग देख पाए, नहीं तो एक ही मिल जाएंगे, वो रिजॉल्विंग पावर। और ये क्रोमेटिक एबेरेशन से फ्री होता है, क्रोमा यानी कलर्स फैलते नहीं है इसके अंदर। और पैराबोलॉइडल मिरर यूज करते हैं तो स्फेरिकल एबेरेशन से भी ये दूरी बनाए रखता है, मतलब सारी जो रेज आती है पैरेलल रेज वो एक ही जगह फोकस हो जाती है, फैलती नहीं है। फैलेंगी तो स्फेरिकल एबेरेशन हो जाएगा और वहां साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या कहानी बन गई, ये एडवांटेजेस ओवर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया। मैंने पूरी बातें आपको समझा दी हैं, 40 मिनट भी नहीं लगे और आप एक गूढ़ कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती, मेरी बड़ी पूरे दिन 8 घंटे लगे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में केवल आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है और इसका फायदा उठाइएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन या पीडीएफ मिल जाए वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल को और टॉप क्वालिटी कंटेंट बहुत ही कम समय में तेजी से पाइए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।